मैं पूरी किताब, मुझे इस किताब से बोलना था तब तभी मैं पढ़ के आया, पूरी किताब मैंने पढ़ी, लेकिन मैं और पूरी किताब पे नोट्स बना के आया, लेकिन मैं ये अब समय नहीं है कि मैं उस पर बात करूं, और मेरे साथियों ने काफ़ी विस्तार से बता दिया। तो मैं दो तीन चीज़ें मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा कि मुकुल जी बतौर संपादक एक बहुत डेमोक्रेटिक दृष्टि वाले व्यक्ति हैं, और ये मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ये सौभाग्य पटना आने के बाद उनके साथ का मिला। तो ये जितने भी नए काम हो रहे हैं उन सब की जानकारी रखते हैं, उनको संकलित करते हैं, उनको सामने रखते हैं। ये काम बहुत कम लोग करते हैं। ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये संकलन 7 कवियों का संकलन है। इसमें मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन एक जिज्ञासा बस केवल ये है कि इस तरह के संकलन जब भी बनते हैं तो उनका कोई एक कॉमन थ्रेड होता है। जैसा अपनी भूमिका में मुकुल जी ने लिखा कि ये यशः प्रार्थी कवि नहीं है, इसलिए मुकुल जी ने उनकी कविताओं का संकलन किया, लेकिन केवल ये एक आधार किसी संकलन का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ और एक वैचारिक आधार होना चाहिए, भौगोलिक आधार होना चाहिए, चार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के आधार थे। तो वो आधार मुझे या तो इसमें दिखाई नहीं पड़ा या मैं पकड़ नहीं पाया। और इसमें जो, जैसे मैंने कहा, मैंने सबको पढ़ा, मैं केवल एक कवि के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको मैंने पहली बार इसी संकलन में पढ़ा, खालिद खान। ये जो टिप्पणी मैं कर रहा हूँ या जो कह रहा हूँ, ये किसी समीक्षक की टिप्पणी नहीं है। मैं एक केवल पाठक की हैसियत से जो बातें मैंने महसूस की कि खालिद खान नाम का ये व्यक्ति, ये कवि, जो परिचय से मालूम होता है कि मजदूरी करने वाले श्रेणी में है, और शायद उम्र में शायद सबसे छोटे, लेकिन इतनी बढ़िया कविताएं हैं, और जो समय को, आज के समय को परिभाषित करने की इतनी बढ़िया कविताएं मैंने पहली बार, और इसी संकलन में मैंने पहली बार पढ़ा। और इन कविताओं में बतौर एक कवि, एक बुद्धिजीवी, एक स्वतंत्र चेता और आजादी पसंद जो कोई भी व्यक्ति है इस देश में, और यदि वो मुसलमान है तो वो किस तरह के डर में जी रहा है, किस तरह के संकट में जी रहा है, उसको कैसे देखता है, कैसे उसको काउंटर करता है जो उसके पास हथियार है। इसलिए मैं अभी सभी साथियों से कहूंगा कि कम से कम खालिद खान की इन कविताओं की जरूर पढ़िए। और इसमें जैसे मैं इनकी एक कविता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट अद्भुत कविता, मैंने इस तरह की कोई कविता हिंदी में नहीं पढ़ी। मैंने कुछ दिनों पहले चीन के एक कवि जू लिजी की कविता का अनुवाद किया था, जिनकी काफी कविताओं के अनुवाद हुए हैं और उनकी चर्चित कविताएं हैं। मजदूर, जो चीन की औद्योगिक क्रांति है उस दौरान में मजदूर कैसे पिसता है और किस तरह के संकटों में जीता है, और उन्होंने 24 साल की उम्र में आत्महत्या कर दी। इस कवि, उसकी एक छोटी सी कविता, फर्श पर गिरा पेंच, फर्श पर गिरा एक पेंच, अंधेरी रात में ओवरटाइम करते हुए, सीधा नीचे हल्की सी आहट हुई पर किसी का ध्यान नहीं है। वैसे ही जैसे पिछली बार ऐसी एक रात में औंधा होकर फर्श पर गिर गया था। वो वहां की औद्योगिक क्रांति और विकास किन लाशों पे चल के आई है, उसी तरह की ये कविता। ये अंत में कन्वेयर बेल्ट की बात करते हुए, जिसमें एक मजदूर दब गया है, उसके बारे में ये खालिद कहते हैं कि हमें बस अभी ही निकालनी है काट कर अपने मजदूर साथी की लाश,
बिना इसे कोई नुकसान पहुंचाए, कन्वेयर बेल्ट को नुकसान न पहुंचाए। इसकी कीमत हमसे बहुत ज्यादा है। ये संवेदना एकदम विरल संवेदना है। कश्मीर पर बेहद खूबसूरत और बेहद कुरेदने वाली और उद्वेलित करने वाली कविता। छोटी सी ये कविता देखिए। कश्मीर में कोई कश्मीर, जब कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा होगा, डल झील तो होगी और होंगे चिनार के पेड़, बर्फ से ढकी घाटियां आवारा सैलानियों से भर जाएंगी, होटलों में होगी रौनक, पर कोई एक आदमी भी खुद को कश्मीरी नहीं कह सकेगा। तब नहीं होगा कश्मीर में कोई कश्मीर। ये सच्चाई हमारे आज के समय को इतना दस्तावेज की तरह से कवि ने सामने रखा है कि कश्मीर क्या, मणिपुर भी यही कश्मीराइजेशन के, कश्मीर की जगह आप मणिपुर कर दें तो ये कविता वैसी उत्पन्न होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम किया है। मेरे पास कहने को बहुत है और मैं बहुत अंदर से बेचैन हूँ, लेकिन किसी दूसरे मौके पे हम और बातें करेंगे। मुझे लगता है कि इस संकलन पर और बातें होनी चाहिए। बाकी सभी कवियों ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी और सबकी कविताओं पर मुझे कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन अभी मौका नहीं है। इस संकलन के लिए सभी कवियों को और मुकुल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी बहुत धन्यवाद। और अब अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए